तो हेलो जय हिंद दोस्तों। अभी भी अगर इंग्लिश किसी की अगर अच्छे से तैयारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको अनसिम पैसे सॉल्व करने का इतना धांसू ट्रिक बताऊंगा कि आपको अनसिम पैसे सॉल्व करने भी आ जाएगा और आंसर भी मैच कर जाएगा। बुक से मैच कराओगे, मास्टरमाइंड से, क्वेश्चन बैंक से, तो भी यानी आपका अनसिम पैसेज में तो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा कोई। 15 नंबर एकदम अच्छे से हंसते गाते क्लियर हो जाएगा और आपको रात भर में कौन से अनसिम पैसेज देखने हैं, कौन से सेट का अनसिम पैसेज देखना वो भी बताऊंगा और यहां तक कि मैं टेलीग्राम पे भेज भी दूंगा। ठीक है, पहला। दूसरा, फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया अगर किसी कारणवश तैयार अभी तक नहीं हो पाया है, बार बार भूल जा रहे हो, तो जो ट्रिक लेकर के आया हूं बहुत तगड़ा है, मजा आ जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर भी समझा दूंगा। यानी इसी वीडियो को देखते देखते अगर मैं 40 नंबर की तुरंत तैयारी ना करा दिया तो मेरे को जो चाहो वो तुम कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाना, गारंटी के साथ मजा आएगा तुम्हें। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है। 15 नंबर का अनसिम पैसेज पूछा जाता है, इस तरह का पैराग्राफ दिया रहता है और याद रखना सॉल्व इसलिए बोला जाता है, इसलिए सॉल्व शब्द यूज किया जाता है क्योंकि पैसेज वाकई में सॉल्व किया जाता है। ये सोच रहे होगे कि एक ठो वर्ड कोई मिला करके मैच करा के लिख देंगे तो आपका हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, सही सीक्वेंस लिखोगे तब जाकर के आपको एग्जामिनर हंसते गाते 3-3 नंबर देगा। नहीं तो एक प्रश्न 5 होता है, 5 3 15 सब 3-3 नंबर के हैं, आपको 3 नंबर में से किसी में 1 नंबर, किसी में आधा नंबर, किसी में 1.5 नंबर ऐसे मिलेगा। आपको महसूस तो हो रहा है, आप अपने अपने भ्रम में हो, करियर मैंने तो सब किया है, लेकिन कुछ मार्क्स हाथ नहीं आएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप बार बार उधर क्यों देखते हैं, वहां पे क्या है ना, कंप्यूटर है। ये क्या होता है, माइक का कभी कभी आवाज ना कट जाता है, डिस्कनेक्ट कर जाता है, इसलिए ऐसा देखना पड़ता है। ठीक है, तो वो आप उतना ये सबके चक्कर में मत पड़िए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, वैसे कोशिश करूंगा कि मैं उधर ना देखूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको एक इस तरह का पैराग्राफ दिया रहेगा। अब पैराग्राफ देने के नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनका जवाब देना है। तो आइए ट्रिक समझते हैं। पहला ट्रिक ये होता है कि जो भी 5 क्वेश्चन दिए होंगे उनमें से क्वेश्चन वर्ड को हटा दीजिए, क्वेश्चन वर्ड को कट कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, हु, या फिर हाउ, हु, व्हेन, वेयर। ठीक है, इस टाइप की चीजें जब भी यूज होंगे क्वेश्चन में तो उसे तुरंत हटा ही दो, उसका इस्तेमाल ही मत करो। व्हाट सूट दिया है ना, व्हाट सूट को कट कर दो। हु सूट दिया है, हु सूट को कट कर दो। व्हाई सूट दिया है, कट कर दो। हु सूट दिया है, कट कर दो। समझ आई मेरी बातें? इस तरह से जहां भी क्वेश्चन वर्ड दिखेंगे तुम्हें तुरंत कट कर देना। कट करने के बाद अब क्या करना है, अब जितने भी वर्ड दिखेंगे उन सारे वर्ड को यहां पे मैचिंग कराना है और वो भी पढ़ते हुए और वो भी सीक्वेंस मिलाते हुए। जैसे यहां पे लिखा है द गवर्नमेंट एम एट, द गवर्नमेंट एम एट, तो अब यहां से शुरू से पढ़ो। बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। अब जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए तब तक आप पढ़ते चले जाना। तो यहां से बिलीव दैट का कोई मतलब है नहीं, शुरुआत हो रहा है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। ठीक है, और ज्यादातर मैक्सिमम चांस होता है कि जब आप यहां पे पता लग जाता है कि हाँ मेरे को यहां से लेकर के यहां तक लिखना है, तो 90% चांसेस में क्या होता है कि शुरुआत में आप द लगाया करो, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा नहीं लग रहा लिखते दौरान। गवर्नमेंट शुड भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगेगा द गवर्नमेंट शुड भी। समझ आ रही मेरी बातें? तो 90% चांसेस में क्या होता है, ट्रिक नंबर 3 वाला काम करता है कि ज्यादातर केसेस में द लगा के स्टार्ट किया जाता है आंसर को, पहला। दूसरा, जो टॉपर बच्चों को पता होता है, एवरेज बच्चे इसके बारे में तो दूर दूर तक जानते नहीं है। क्या है, ध्यान से समझो। चाहे कोई भी आंसर हो, इस पैराग्राफ का कोई भी आंसर का जब जवाब देना तो बार बार तुम जवाब देने से पहले शुरू में ये शब्द जरूर इस्तेमाल करना, अकॉर्डिंग टू ऑथर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अब तुम्हें पता चल चुका है आंसर क्या है, तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर द गवर्नमेंट, द लगाना है, द गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। हो गया, पहले का आंसर क्लियर हुआ। दूसरा जैसे है हु शुड कट गया है, बचा है क्या, एडमिनिस्टर्ड द कंट्री, एडमिनिस्टर्ड द कंट्री। अब इसके बाद आगे मिलाने की कोशिश करो, आगे मिलाने की कोशिश करो। दिस ही टॉप कुड बी डन ओनली व्हेन, कोई मतलब नहीं निकला, यहां से काट दो, आगे बढ़ो। द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड, मिल गया। द गवर्नमेंट, यहां तो द खुद ही लगा हुआ है, द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री, फुल स्टॉप आ गया, खत्म। लेकिन अब यहां पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू ऑथर, अकॉर्डिंग टू ऑथर डाल सकते हो। अगर कहोगे कि सर बाय डिफॉल्ट अगर हम नहीं डाले, एज इट इज ही लिख दिए, जैसे यहां पे दिया है द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द कैपेबल मैन इन द कंट्री, तो क्या मेरा आधा नंबर या 1 नंबर कट जाएगा? नहीं, फिर भी 3 नंबर ही मिलेगा। लेकिन लिख देने से क्या होता है, थोड़ी सी इंप्रेशन जम जाती है। हाँ, एक काम कर सकते हो, जैसे 5 ठो का जवाब दे रहे हो तो किसी 1-2 में लिख दो, 1-2 में मत लिखो, 1-2 में लिख दो, 1-2 में मत लिखो। समझ आई मेरी बातें? सेम यही काम क्या करना है आपको,
तीसरे वाले में करना सेम यही काम, चौथे वाले में करना, आगे इस तरह से बढ़ते चले जाना है। तो अब बताओ अनसिम पैसे सॉल्व करने का तरीका समझ आया, क्लियर हुआ? आगे भी पढ़ देता हूं। जैसे मान लो सपोज दैट व्हाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड, तो आगे पढ़ लो यहां से। सच कैपेबल हैज नथिंग टू डू विथ बर्थ, कोई मतलब नहीं निकला, काट दो। और डेथ, कोई मतलब नहीं। और पोजीशन, बट सोनली अ मैटर ऑफ करेक्टर एंड नॉलेज, यहां फुल स्टॉप आ गया, यहां से कोई लेना देना नहीं। आगे पढ़ते हैं। दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रॉपर एजुकेशन, इसका भी कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि देखो ना मिल ही नहीं रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड, वाइडली डिफ्यूज शब्द यूज होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। जब यहां से फुल स्टॉप के बाद आगे जो जाता है कहानी, तो आगे कह रहा है कि एजुकेशन शुड देयर फॉर बी वाइडली डिफ्यूज सो दैट द मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द होल पॉपुलेशन माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पे फुल स्टॉप आया, यानी तुम आंसर यहां से लिखना शुरू करोगे और खत्म यहां करोगे। और एजुकेशन अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे थोड़ी लिखोगे आंसर, एजुकेशन शुड बी, ना 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 ना, द लगाना जरूरी है, मार्क्स कटेगा पक्का, द नहीं लगाओगे तो द एजुकेशन शुड बी, इस तरह से आपको करके चलना है। ठीक है, तो आप समझ आया। अब आती है बारी कि सर हमने तो सीख लिया अनसिम पैसे सॉल्व करने का, अब तो करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो हम आराम से एकदम अच्छे से कर लेंगे, झंडे गाड़ लेंगे। यही तो गलती कर दोगे। टॉपर से टॉपर बच्चा सीखने के बाद प्रैक्टिस तो करता है ना। आप क्रिकेट खेलने सीख गए तो क्या प्रैक्टिस नहीं करोगे? क्या प्रैक्टिस नहीं करोगे? वार्म अप नहीं करोगे? टेस्ट मैच नहीं खेलोगे? डायरेक्टली फाइनल? तो करना क्या है कि 2024 में 7 सेट होते हैं, 7 सेट में 7 आपको इस तरह से पैसेज दिखेगा। सातों पैसेज एकदम इसी टेक्निक पे बना बना करके समझने की कोशिश करो। देखो मास्टरमाइंड भी होगा, आंसर दिया होगा, जो तुम मैच करा रहे हो वो मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, पूरा खेल समझ लो इसी ट्रिक पे। क्लियर हुआ? 15 नंबर का काम क्लियर। फिर आते हैं सेंट्रल आइडिया पे। सेंट्रल आइडिया का ट्रिक क्या है? अगर आपने 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिया है, रट लिया है, तो अच्छी बात है। और नहीं तैयार है, नहीं रटे हो, तो आप मेरी बात को सुनो। सेंट्रल आइडिया जो है, सेंट्रल आइडिया का ट्रिक क्या है मेरे भाई? सेंट्रल आइडिया 3 जो आप तैयार करते हो, जैसे मान लो मैंने लिया है माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट और रोड साइन स्टैंड। ठीक है, ये बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है। तुम्हें सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए क्या होना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए उसका क्या कहते हैं, पोएट का नाम। जैसे यहाँ पे माई मदर एट 66 कमला दास, ठीक है, रॉबर्ट नेरूडा, फिर उसके बाद क्या है, सॉरी पैब्लो नेरूडा, फिर उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक ना, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है भैया, ये हो गया पोएट का नाम। अब पोएट का नाम अगर पता चल जाए और आपको क्या कहते हैं जो सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो उतना 2 चीज बस पता चल जाए, तो सेंट्रल आइडिया का 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन अपने आप तैयार। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन अपने आप तैयार। दिखाऊं? देखो, कोई भी पोयम तुम लिखो, अगर तुम्हें नहीं याद है तो ये ट्रिक लगा सकते हो, अगर तुम्हें नहीं याद है तो ये ट्रिक लगा सकते हो। तो तुम्हें करना क्या, हर पोयम में यहां से स्टार्ट करना है। द पोयम, जहां पे आपको हरे रंग में लिखा है वहां पे तुम बिल्कुल सब में चिपका सकते हो सेम। ठीक है, द पोयम। इतना लिखने के बाद जिसके पोयम को लिख रहे हो, मान लो माई मदर एट 66 लिख रहे हो, तो तुम यहां पे लिख दोगे माई मदर एट 66। ठीक है, तो द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन राइटन बाई, सब में सेम चिपका सकते हो, सब में सेम चिपका सकते हो, हैज बीन राइटन बाई। अब यहां तक सब में सेम चिपका दोगे, तो उसके बाद यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे पोएट का नाम लिखोगे, हैज बीन राइटन बाई। ठीक है, यानी राइटन बाई यानी किसने लिखा? तो कमला दास ने लिखा। किसने लिखा भैया? तो यहां पे क्या लिख दोगे? कमला दास। ठीक है, क्या लिख दोगे? कमला दास। फिर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये सब में चिपका सकते हो। ठीक है, पहले क्या करना, द पोएम लिखना, फिर जिस पोएम को लिख रहे हो उसका नाम लिखना, फिर उसके बाद हैज बीन राइटन बाई, हैज बीन राइटन बाई रिपीट करते रहो, हैज बीन राइटन बाई, हैज बीन राइटन बाई, हैज बीन राइटन बाई, फिर उसके बाद कमला दास, हैज बीन राइटन बाई कमला दास, हैज बीन राइटन बाई कमला दास। द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन राइटन बाई कमला दास। फिर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सब में सेम चिपका सकते हो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कॉपी में लिखोगे तो यहाँ जो 2 लाइन दिख रहा है इतने बड़े व्हाइट बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, वो चीज वहां पे 2.5 या 3 लाइन दिखेगा, 2.5 या 3 लाइन दिखेगा, ये बात आप भी जानते हो। यानी 2.5 से 3 लाइन हो गया। आपको आधा पेज लिखना ही होता है सेंट्रल आइडिया, पूरा फुल पेज नहीं लिखना होता है। ठीक है, आधा पेज आपको लिखना ही होता है। अब यहां तक आपका काम करा दिया। उसके बाद ईच के बाद आप अब कुछ भी नहीं लिख सकते। अब यहां पे क्या करना होगा, जो भी तुम सेंट्रल आइडिया तैयार कर रहे हो, जैसे 3 सेंट्रल आइडिया है मेरे भैया, तो तीनों का क्या करो, तुम अगर रट नहीं रहे हो, रटना नहीं चाहते, तो एक काम कर लो, इसकी कहानी जान लो। कहानी जानने के बाद मेन चीज उस कहानी में हो क्या रहा है। यानी यहाँ पे अगर आप देखो माई मदर एट 66 कमला दास में, तो क्या होता है, कमला दास की माता जो होती है बहुत बूढ़ी हो जाती है। तो कमला दास जब अपने माता से आखिरी मुलाकात करती है, जब एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है, तो उसके मन में अनेकों प्रकार के विचार आते हैं कि मेरी माता बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अब मैं जा रही हूं
तो क्या दोबारा मैं इससे मुलाकात कर भी पाऊंगी या नहीं। मतलब बहुत दुखी रहती है, उसकी बढ़ती उम्र को लेके उनकी गालों पे उनकी माता के झुर्रियां आ गई हैं। तो ये सारी चीजें जो है, यही चीज लिखना है कि मतलब कि उस पोयम में हो क्या रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, इतना बस काम आपको करना है। समझ आई मेरी बातें, इतना बात केवल आपको करना है। अब आपको वही चीज यहां पे देखिए लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। एजिंग एंड द पोएट फियर, यानी डर, ठीक है। किसकी बात हो रही है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज एजिंग एंड द पोएट फेयर, फियर 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 यानी डर, फेयर ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी माता के खोने का डर है। फिर आगे, एज पासिंग थ्रू हर ओल्ड एज, जो उनकी बढ़ती उम्र बढ़ती जा रही है, जो उनकी उम्र बढ़ती जा रही है उसको लेकर डर रही हैं। उसके बाद अपने हिसाब से आप बना करके लिख लो 2-3 लाइन, या फिर अगर आप देखो सेंट्रल आइडिया पूरा रटते हो, कम से कम 3 लाइन यहाँ पे अच्छे से एकदम यहाँ तक सेम कर लो, उसके बाद आधा रटना पड़ेगा केवल, तो आपका जल्दी से तैयार हो जाएगा तीनों सेम इसी थीम पे। समझ आई मेरी बातें। तो सेंट्रल आइडिया का भी काम हो गया, यही काम करना है सेंट्रल आइडिया का। और अगर थोड़ा बहुत बना के लिखना चाहते हो तो इनका थोड़ी थोड़ी पोयम में हो क्या रहा है, उस पोयम में यानी कविता में क्या बातें हो रही है उसको बस जान लीजिए थोड़ा सा। समझ आ रही मेरी बात, बस थोड़ा सा जान लेंगे तो आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब बारी आती है भैया किसकी, अब आर्टिकल की। तो आर्टिकल में आपका 5 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें हम हमेशा से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बताते आ रहे हैं इस सीजन में। कौन कौन सा, टेररिज्म, रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया, स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, फिर इंडियन परफॉर्मेंस ऑफ एट ओलंपिक गेम, और प्राइस राइज इन आवर कंट्री, यानी बढ़ती महंगाई। ये चीज मैं हमेशा से बताते आ रहा हूं, लेकिन अचानक मैंने एक इसमें जोड़ दिया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 100% पूछा जाएगा मेरे भाई, 100%। आप मेरी बात मान लो, समझ आई मेरी बातें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 100% पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, अभी भी आपको लगेगा कि विजय सर मजाक कर रहे हैं, अभी भी पेपर का आखिरी दिन है, फिर भी अभी भी मैक्सिमम बच्चे, कह लो तो 60 से 70% बच्चे अभी भी आर्टिकल लिखने नहीं जान रहे हैं, आर्टिकल को प्रेजेंट कैसे करना नहीं जान रहे हैं। वो बैठ के रट्टा मार रहे हैं। आर्टिकल रट्टा मारने वाली चीज ही नहीं है, मैं हूं आपको ऐसा ऐसा चीज बता दूंगा कि गारंटी के साथ मजा आ जाएगा, आपको 100% मजा आ जाएगा। तो क्या बता रहा हूं ध्यान से समझिए, क्या बता रहा हूं ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए टेररिज्म मैंने लिया है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया भी, जैसे मान लीजिए मैंने टेररिज्म के बारे में लिया, तो टेररिज्म के बारे में जब आप लोगों कोई भी आर्टिकल आ गया, आर्टिकल का क्या करना है, जो मैंने आर्टिकल दिया है, जितने भी आर्टिकल दिए हैं आपको कुछ रटना नहीं है, बस 2 चीज रट लीजिए। एक उसका कोटेशन, कोटेशन क्या होता है, जैसे टेररिज्म के बारे में लिख रहे हैं तो जैसे नहीं होता है कि 2 लाइन में डायलॉग मारा जाता है, उसी तरह जिस भी बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो 2 लाइन में आप डायलॉग मारो, किसी कवि का, किसी महान व्यक्ति का, या किसी लेखक का, किसी महान नेता का, या फिर खुद का ओपिनियन दो, खुद का ओपिनियन दो। मैंने यहां खुद का ओपिनियन दिया है, ठीक है। तो एग्जामिनर अगर तुम कोटेशन लिखते हो, हेडिंग भी बहुत लोग सोचते हैं कि पहले हेडिंग डालेंगे फिर लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे फिर लिखेंगे। ये ऐसे नहीं लिख रहे हो, ये आर्टिकल है। एक अच्छा 10 वाला ऐसे थोड़ी लिख रहे हो, ये आर्टिकल ना लिख रहे हो जी। तो आर्टिकल में ऐसे थोड़ी होता है। आर्टिकल में क्या होता है, सबसे पहले आप हेडिंग इस तरह से डब्बा बनाओगे, पहले तो आर्टिकल हेडिंग डालोगे, फिर जिसके बारे में लिख रहे हो उसको हेडिंग डालोगे, फिर एक इस तरह से प्यारा सा डब्बा बनाओगे भैया, और 2 हेडिंग तुम्हें हर आर्टिकल में सेम दिखेगा, इसे रटने की जरूरत नहीं होती है। अब 2 हेडिंग क्या होता है, एक होता है इंट्रोडक्शन और एक होता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर बार आपका सेम रहेगा, ये हर आर्टिकल में आप डाल सकते हो। केवल और केवल 3 हेडिंग रटना पड़ेगा, 3 हेडिंग केवल रटना पड़ेगा। और जो भी मैं आपको क्या कहते हैं आर्टिकल दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, उस इंपॉर्टेंट आर्टिकल का चैट जीपीटी, जेमिनी, जिसका भी इस्तेमाल करना है, वहां से 2 लाइन का कोटेशन उठा लो, 2 लाइन का कोटेशन याद कर लो, रट लो। फालतू की चीजें रटने से अच्छा कोटेशन रट लो। अगर इतना तुम कर लोगे तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं सीबीएसई के या फिर हिंदी मीडियम के इंग्लिश के टीचर से कई बार मैंने बात किया है, संपर्क भी किया हूं। मेरे ज्यादा दूर स्कूल नहीं है, आस ही पास है। गवर्नमेंट टीचर जो तुम लोग का कॉपी जांचने जाते हैं, वो खुद कहते हैं कि आर्टिकल कभी भी हेडिंग बाय हेडिंग नहीं लिखा जाता है। आर्टिकल में क्या होता है, हेडिंग शुरू में ही डाल दिया जाता है, हेडिंग शुरू में डाल दिया जाता है और बगल में कोटेशन डाला जाता है। जैसे ही बंदा शुरू में हेडिंग डाला और बगल में कोटेशन डाला, तुरंत वहीं पे टीचर खुश हो गया। 50% उसने दिल जीत लिया, टीचर का 50% दिल जीत लिया। क्या, जब उसने कोटेशन डाला, कोटेशन का मतलब जैसे आतंकवाद पे मैंने लिख रहा, ठीक है, टेररिज्म पे, तो कोटेशन मैंने क्या लिखा है, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, नो नेशनैलिटी, कोई राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता नहीं होता, उनका कोई राष्ट्रवाद नहीं होता है, वो राष्ट्रवादी नहीं होते हैं, नो ह्यूमैनिटी,
वो उनमें कोई इंसानियत नहीं होती है। इतना ही सुनते, इतना ही देखते वो जान जाएगा कि बंदा टॉपर बच्चे का कॉपी मेरे हाथ लगा है, इसको तो बढ़िया मार्क्स देना है। तो वो क्या करेगा भैया, आपका ए देखेगा, ए देखेगा, फिर अब ज्यादा भाव देगा ही नहीं कॉपी पे, ज्यादा वो फोकस करेगा ही नहीं, क्योंकि जान गया कि बहुत ही तगड़े बंदे से मेरा पाला पड़ा है, बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीजें जान रहा है, क्योंकि कोटेशन, हेडिंग, हर एक चीज परफेक्ट है बंदे का, हर चीज परफेक्ट है। तो इसका मतलब अब आधा दिल जीत लिए, तो टीचरवा के मन में आ जाएगा ना, कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना कि लड़का सही है। तो अब इसको क्या करेगा, बड़ी गंभीरता से नहीं पढ़ेगा, बड़े हल्के में पढ़ेगा कि अरे सही तो लिखा ही होगा। एक लाइन पढ़ेगा, 2 लाइन, और यहीं पे तुम्हें असली खेल खेलना है। नीचे का कम से कम 2 लाइन रटना है, एग्जैक्टली रटना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए, कोई भी ट्रांसलेशन मिस्टेक ना होने पाए, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ट्रांसलेशन मिस्टेक ना हो, कुछ भी मिस्टेक ना हो। 2 लाइन कम से कम, या 2.5 से 3 लाइन तुम्हें एग्जैक्टली 5 आर्टिकल जो दे रहा हूं रट लो रात भर में, कोटेशन रट लो, ए रट लो, हेडिंग रट लो। इतना करने के बाद जिस पे भी लिख रहे हो तुम अपने हिसाब से बना सना के लिखो, कोई अदर पैराग्राफ मत भरना, उसी से रिलेटेड टूटी फूटी अंग्रेजी आजकल हर कोई जानता है, उतना बना करके लिख लोगे, ठीक है, तो तुम्हें पूरा मार्क्स मिलेगा। अब रही बात कि कितना लिखे, तो एक पेज पे 5 नंबर और दूसरे पेज पे 5 नंबर, यानी 2 पेज आपको कम से कम लिखना होता है। कितना पेज, 2 पेज आपको लिखना होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 पेज आपको लिखना होता है, ठीक है। अब आर्टिकल समझ आ गया कैसे लिखा जाता है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बता दिया मैंने। अब बारी आती है दोस्तों, अब बारी आती है किसकी, लेटर की। तो लेटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर कौन सा है, देखिए, वाटर सप्लाई, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, नगर निगम को, ठीक है, नगर निगम का अधिकारी जब बात नहीं मानता है, ठीक ना, तो आप क्या करते हो, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हो। पहले ये देख लो, यहीं पे देख लो ना, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि 12th क्लास में सबसे ज्यादा मोस्टली अगर देखा जाए तो एडिटर पर पूछने का चांसेस होता है पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा एडिटर पे, ठीक है, सबसे ज्यादा किस पे, एडिटर पे, फिर उससे थोड़ा कम प्रिंसिपल पे, और सबसे कम बैंक के अधिकारी को, जो छात्र आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए लोन लेता है उसके लिए, ठीक है, ध्यान से समझो। तो लेटर राइटिंग का तरीका कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो लेटर जब भी आएगा, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई लिया है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई यानी हमारे मोहल्ले में पानी बार बार कट जा रहा है, उसके लिए पानी बार बार समय से नहीं आ रहा है, उसके लिए हम नगर निगम के कर्मचारी को बोलते तो साला सुनवा नहीं करता है, पसर के सूत रहा है। तो हम क्या किए, का करे सुनवा नहीं कर रहा अधिकारी है यार, तो हम सोच रहे हैं कि न्यूज़पेपर में ही छपवा देते हैं, बड़े अधिकारी के हाथ में पकड़ आएगा तो तुरंत एक्शन लेगा। तो मैंने किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को पकड़ा और मैं पत्र लिखना शुरू कर दिया। और न्यूज़पेपर के एडिटर को मैं क्या पत्र लिख रहा हूँ कि भाई ये मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए आप अपने न्यूज़पेपर में छाप दीजिए। तो क्या करोगे, जब लेटर लिखने बैठोगे तो पहले खुद का एड्रेस लिखोगे कि तुम कौन हो, कहाँ के निवासी हो, ठीक है, तो खुद का एड्रेस लिखोगे। तो इसे कहते हैं सेंडर का एड्रेस, खुद का एड्रेस। जैसे मान लो मैंने लिखा B17/5, अब आप A17/5 लिख दो, A9/4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन फॉर्मेट यही रखना। फिर सेक्टर नंबर 9 है तो सेक्टर नंबर 10, सेक्टर नंबर 11 कुछ भी लिख दो, नोएडा उत्तर प्रदेश, ये हो गया। पिन कोड कुछ भी डाल दो, 21004 है तो आप 21567 कुछ भी डालो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे समझ आया, यहाँ जैसे ही करोगे 1 नंबर का काम तुम्हारा हो गया, सीधे 1 नंबर मिल गया, सीधे 1 नंबर, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम डालोगे डेट, किस डेट पे तुम आर्टिकल सॉरी किस डेट पे तुम लेटर लिख रहे हो। फिर तुम डेट डालोगे, 14 फरवरी 2026 मैंने डाला है, तुम अपने मन से कुछ भी डाल देना, लेकिन ऐसे मत डालना डेट, ऐसे मत डालना, है ना, ऐसे कतई मत डालना कि 14 तारीख 2रा महीना 2026, तुरंत कट हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। इस तरह से हेडिंग डालोगे, मतलब डेट डालोगे तो कट जाएगा मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से डेट डालोगे। फिर तीसरे लाइन में क्या करोगे, अब तुम लेटर लिख के पोस्टमैन को दोगे, भाई पोस्टमैन ही पहुंचाएगा, पोस्ट ऑफिस में से पोस्टमैन ही पहुंचाएगा, चाहे स्पीड पोस्ट से पहुंचाए चाहे जैसे भी, पोस्टमैन ही पहुंचाएगा ना आपके लेटर को उस तक। तो पोस्टमैनवा को कैसे पता चलेगा कि कहां पहुंचाना है, इसका मतलब अब तुम्हें उसका एड्रेस लिखना है जिसको तुम लेटर भेज रहे हो। तो तुम यहाँ पे लिखोगे रिसीवर का एड्रेस। अब तुम मान लो हम वाटर सप्लाई प्रॉब्लम को किसको लिख रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, कि वो न्यूज़पेपर में इस प्रॉब्लम को छाप दे, तो हम यहाँ पे लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, हम उसका रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। तो किसको लिख रहे हैं, एडिटर को, तो लिखोगे द एडिटर। अब द एडिटर जो है, एडिटर कहाँ काम करता है, दैनिक भास्कर में, अमर उजाला में, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो मैंने लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, और हो गया उसका जगह का पिन कोड, जिस जगह पे वो काम करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई मेरी बातें, यहाँ तक क्लियर हुई मेरी बातें, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद जो भी प्रॉब्लम पे तुम लिख रहे हो, ज्यादातर देखो शिकायती पत्र ही आता है, चिंता करो मत,
समझ रहे हो ना, ज्यादातर शिकायती पत्र ही पूछता है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट डालोगे, सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, तो मेरी प्रॉब्लम क्या है, वाटर सप्लाई की, मेरी प्रॉब्लम क्या है, वाटर सप्लाई की, ठीक है। तो वाटर सप्लाई लिख दिया, वाटर सप्लाई, ठीक है। उसके बाद तुम थोड़ा सा रिस्पेक्ट दोगे भैया, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, डियर सर लिख देना या डियर मैम जो भी, ठीक है, या रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। यहां तक होने के बाद, यहां तक होने के बाद क्या लिखोगे, आई एम रेसिडेंट ऑफ, अब देखो ये जो नीले रंग में लिखा हुआ है, जो नीले रंग में लिखा हुआ है वो सब में चिपका सकते हो, नीले रंग वाले को सब में चिपका सकता है मेरे भाई, सब में। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करोगे ना, एक लेटर मैं सिखा रहा हूं, सारे लेटर अपने आप तैयार, एक कदम पे सारे लेटर तैयार। आप कहोगे कैसे सर जी, ऐसे कैसे हो सकता है, वो मैं दिखा रहा हूं ना भाई, आप देखो। आप अगर ऐसा नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में गाली देके चले जाओ, लेकिन जो बता रहा हूं वो 100% सही बता रहा हूं और करेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, तुम कोई भी लेटर लिखो, चाहे वाटर सप्लाई पे लिखो, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई पे लिखो, चाहे बैड कंडीशन ऑफ रोड पे लिखो, चाहे किसी पे भी, क्या तुम्हारा एड्रेस बदल जाएगा, एड्रेस तो वही होगा ना। तो यहां पे सब में चिपका सकते हो कि नहीं, यहां से यहां तक सब में चिपका सकते हो कि नहीं, यहां से यहां तक, आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, यानी हम नोएडा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब बताओ समझ आया, यहां तक अगर आपको समझ आ गया कि हम आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, फिर एक चीज और सब में चिपका सकते हो, एक चीज और सब में चिपका सकते हो। अब कहोगे क्या चीज सर जी, मैं दिखा रहा हूं आपको क्या चिपका सकते हो सब में। अब जरा सोचो, आई एम राइटिंग अ लेटर टू सो प्रॉब्लम अबाउट, आई एम राइटिंग अ लेटर टू सो प्रॉब्लम अबाउट, क्या यहां तक सब में सेम नहीं है क्या? तुम क्या, ये इसका मतलब है, इसका मतलब यही है ना कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिखना चाहता हूं, और उस पत्र में क्या कर रहे हैं, सो यानी अपनी प्रॉब्लम को सो यानी दिखाना चाहता हूं, समझ आया, सब में चिपक सकता है। यानी यहां से लेके यहां तक सेम आया कि नहीं, कोई भी लेटर है सेम लिख सकते हो कि नहीं। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हो रहा है कि बार बार मोहल्ले में आपकी पानी सप्लाई चली जा रही है, तो फ्रिक्वेंट का मतलब बार बार, ब्रेक डाउन यानी कटौती। अब यहाँ पे ब्लैक कलर में जो लिखा है वही चीज चेंज होगा। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक सप्लाई पे आ गया तो सब यहां तक सेम रहेगा, यहां तक बस यही चेंज होगा। ऑफ वाटर सप्लाई की जगह पे क्या हो जाएगा, ऑफ वाटर सप्लाई की जगह पे क्या हो जाएगा, ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई हो जाएगा, ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई हो जाएगा। बैड कंडीशन ऑफ रोड होगा तो ऑफ वाटर सप्लाई हट करके बैड कंडीशन ऑफ रोड आ जाएगा। हाँ, बैड कंडीशन ऑफ रोड आएगा तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन मत लिखना, क्योंकि बैड कंडीशन ऑफ में फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन का मतलब बार बार कटना, तो रोड थोड़ी ना बार बार कटेगा, ये बिजली थोड़ी है। तो इसलिए इस शब्द को हटा के बाकी सेम रख सकते हो। फिर उसी तरह यहां जो लिखा है इन सबको भी सेम रख सकते हो। अच्छा एक सवाल पूछता हूं, आप खुद ही सोचो, चाहे तुम्हारे मोहल्ले में पानी की प्रॉब्लम हो, चाहे बिजली की प्रॉब्लम हो, या फिर सड़क की दुर्दशा सही नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम में वहां के लोगों को दिक्कत आएगा या नहीं, डिफिकल्टीज आएगी कि नहीं। तो क्या ये सारी चीज जो यहां से वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, जो है यहाँ डिफिकल्टीज ऑफ तक क्या सेम लिखा जा सकता है नहीं, सब में जितने भी शिकायती पत्र हैं सब में सेम लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जो आ रहा है भैया, इतना इजीली बहुत कम बताएंगे आपको, बता दे रहे हैं, बहुत ही इजीली बता रहा हूं मैं। अगर आपका वाटर सप्लाई पे है तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई पे है तो वाटर सप्लाई ब्लैक वाला हटा करके यहाँ पे क्या कर दोगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई, बाकी सब सेम रहेगा। अगर बैड कंडीशन ऑफ रोड पे है तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन हटा करके क्या लिखोगे, डिफिकल्टीज ऑफ बैड कंडीशन ऑफ रोड लिख दोगे, समझ रहे हो। बाकी ये जो रेड कलर में लिखा है सब में चिपका सकते हो। जब न्यूज़पेपर के एडिटर को किसी भी समस्या पे दोगे तो क्या ये शब्द सब में लिख सकते हो कि नहीं, रेड वाला, आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, मैं चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में आप छापे। तो चाहे बैड कंडीशन ऑफ रोड हो, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला कंडीशन हो, या फिर वाटर सप्लाई वाला हो, चाहे और कोई शिकायती पत्र हो, क्या ये चीजें सेम रहेगा कि नहीं सभी में। न्यूज़पेपर के एडिटर को किसी भी चीज पे लिखोगे तो क्या ये चीजें लिखा जा सकता है या नहीं सब में, तो सब में चिपका सकते हो। फिर आता है सो लिखने के बाद क्या लिखोगे, जो प्रॉब्लम था वाटर सप्लाई, अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई होता तो इलेक्ट्रिक सप्लाई, बैड कंडीशन ऑफ रोड होता तो सो बैड कंडीशन ऑफ रोड, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सो यहाँ पे लिखा है कि आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को अपने एक न्यूज़पेपर में छापो, जिससे सो मतलब जब दिखेगा, तो ये प्रॉब्लम जब दिखेगा किसको, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को। छापने के बाद क्या होगा, ये प्रॉब्लम वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को दिखेगा, फिर कुड टेक एनी
एक्शन। देखने के बाद वो तुरंत एक्शन लेगा, देखने के बाद तुरंत एक्शन लेगा। ये काम न्यूज़पेपर को अब बोल रहा है कि ये काम जल्द से जल्द आप करिए, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखा है कि आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर एक्शन टू टेकन, मैं चाहता हूं और मैं वेट कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इस पे जल्दी से जल्दी आप एक्शन लें। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, थैंक यू लिख दोगे, थैंक यू। फिर योर फेथफुली, योर ऑबिडेंटली मत लिखना, ठीक ना, योर फेथफुली, फिर नाम लिख करके XYZ डाल देना, समझ रहे हो, लेटर खत्म। अब रही बात कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर कौन कौन सा है, तो वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, बैड कंडीशन ऑफ रोड, और यहाँ पे जिस पे स्टार किया हूँ ये तो इस बार 2026 के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, यहाँ पे आपका जैसे है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, राइट अ लेटर टू, देखो अभी मैं उधर देखा ना, क्या देखा पता है, यहाँ पे जो माइक लगा है वो चल रहा है या नहीं, डाउन तो नहीं हो गया, ठीक है। अगर हरे से नीचे में चला जाएगा, पीले तक टच नहीं होगा, तो समझ लो आवाज बहुत धीमे जाने लगेगी, ठीक है। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यानी बहन की शादी में है और अपने दोस्त को पत्र लिख करके तुम शादी अटेंड करने को कह रहे हो, इस पे पक्का आ सकता है। दूसरा, राइट अ लेटर टू लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन मेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हिंदी बोल देता हूँ इसका, ये कहना चाह रहा है कि लाइब्रेरी में क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या कहते हैं, मैगजीन नहीं है, उसको थोड़ा लाने की, बढ़वाने की कृपा करें, यही सब चीज़ों पे लेटर लिखना है। अब बताओ ईमानदारी समझ आया, क्लियर हुआ। ये सारा चीज़ अगर तैयार नहीं करोगे तो जिम्मेदार आप होगे। तरीका बता दिया, पूरी फुल मदद किया। देख लो इतना प्रॉब्लम मेरे को आज आया है ना कि मैं क्या बताऊँ। सुबह लाइव क्लास लेने के बाद भोर में वो लाइट कटा, फिर उसके बाद आया ही नहीं, पूरी रात भर, यानी 6:30 बजे के बाद लाइट आया है, और 6:30 बजे लाइट आया बाद तुरंत आ गया मैं लाइव क्लास लेने, 7 बजे तुरंत लाइव आ गया। लाइव आने के बाद 10 मिनट बाद वीडियो चला, फिर अचानक पता नहीं क्यों क्या कहते हैं वीडियो रुक चलने लगा, मतलब नेटवर्क सही से चलने लगा। अब यहाँ प्रॉब्लम, लाइट आने के बाद इंटरनेट का प्रॉब्लम। फिर लाइव क्लास काटा, लाइव क्लास काटने के बाद फिर अब रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, फिर बिना एडिट किए जो बना रहा हूँ वही तुरंत आपको डाल रहा हूँ ताकि आपका समय बच जाए। तो प्लीज थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, ये सब चीजें तो क्षमा करना मेरे को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत मदद करेगा, ये चीजें अब बेहतर तैयारी कराने में ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से करिए, अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।